हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। ये वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का कुल मिलाकर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही बच्चों को परेशान करता है। इसीलिए मैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में, जो एकदम से आपको ये चैप्टर को आसान बना देगा। तो चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई तथा दूरी। कभी ऊंचाई दे देगा तो कहेगा दूरी निकाल, और कभी दूरी दे देगा तो कभी बोलेगा ऊंचाई निकाल, और कभी यह बीच में कहेगा कि एंगल भी ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में या तो ऊंचाई निकालने से संबंधित प्रश्न रहता है, या तो दूरी निकालने से प्रश्न संबंधित रहता है, या एंगल निकालने से संबंधित प्रश्न रहता है। तो कुल मिलाकर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई तथा दूरी से 3 प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है। तो हम तीनों प्रकार के प्रश्नों का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। आप उसको आराम से देखिए, उसको समझिए, वीडियो को हटा उठा कर मत देखिएगा, नहीं तो वह वाला डेवलपमेंट होगा, है ना। अच्छा से देखिए। अगर ये टॉपिक आपका कमज़ोर है तो, अगर आपको अच्छा से आता है तो नो प्रॉब्लम, खुश रहिए। एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अच्छी बात है। हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, उसको सोल्व करने के लिए फिगर बनाना पड़ता है। नो फिगर नो सॉल्यूशन। अगर आपने चित्र नहीं बनाया तो समझिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं बनाया। जब तक आप चित्र नहीं खींचोगे तब तक आप सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते हो। यानी कि अनिवार्य रूप से आपको डायग्राम खींचना ही पड़ता है। आइए, तो सबसे पहले हम डायग्राम खींचना सिखाते हैं आप लोगों को, फिर तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। एक उदग्र मीनार, उदग्र का मतलब होता है जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो जमीन पे, तो ऐसा कुछ। तो मान लीजिए कि ये है आपका उदग्र मीनार। चलिए, इसकी ऊंचाई 2√3 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 2√3 मीटर अंकित कर देता हूँ। चलिए, ये तो बन गया उदग्र मीनार। उदग्र का मतलब होता है जो भूमि पर एकदम सीधा खड़ा हो, उदग्र का मतलब ये होता है। इसका अंग्रेजी वर्टिकल होता है। ठीक है, यानी जब भूमि तल के साथ 90 डिग्री के एंगल पर कोई घर खड़ा हो या पेड़ खड़ा हो या इंसान खड़ा हो तो वह उदग्र स्थिति में माना जाता है। तो चलिए, घर द्वार तो हमेशा सीधा ही बनाया जाता है, उदग्र ही रहता है। तो एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, ये आपको मीनार दिखाया गया, तथा उसके छाया की लंबाई। अब बताइए, इसका छाया, तो इसका छाया कहाँ बनेगा? इसका छाया मान लीजिए जमीन पर बना। चलिए, तो ये छाया हो गया, छाया। अब सोचिए कि इस मीनार का छाया इधर बन रहा है, इसका मतलब प्रकाश स्रोत इधर होगा। मान लो प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। मान लो प्रकाश स्रोत क्या है बुआ? सूर्य है। SUN, सन। हाँ, चलिए, ये सूर्य है। ये सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगा, अगर ये सूर्य इधर रहेगा तो छाया इधर बनेगा। तो हमने तो छाया इधर बनाया, तो हमने छाया इधर बनाया, इसका मतलब है कि सूर्य या बिजली का बल्ब, प्रकाश स्रोत कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम मीनार के शिखर को, इसके छाया के एंड पॉइंट को मिला दिया। अब हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी फिगर बनेगा उसमें समकोण त्रिभुज जरूर बनना चाहिए। चलिए, तो अब जो छाया है बुआ, इसमें दिया है कि छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो ये तो हो गया छाया आपका 2 मीटर।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक छाया है 2 मीटर। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी सी, ABC इसका नाम रख दीजिए। अब आप इस चित्र में क्या क्या मान रहे हैं जरा सूचित कीजिए। AB आपका क्या है इस चित्र के भीतर बउआ, इस चित्र के भीतर AB जो है आपका उदग्र मीनार है। क्या है स्टूडेंट्स? उदग्र मीनार जी, मतलब सीधा खड़ा घर। मीनार का मतलब क्या? घर। चलिए, तो AB आपका उदग्र मीनार हो गया। चलिए, इस डायग्राम में उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो BC जो है प्यारे बच्चों, BC जो है आपका वो है मीनार की छाया, मीनार की छाया। चलिए, ये हो गया। अब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण मान लेते हैं कि थीटा है। चलिए, उन्नयन कोण की स्थिति में प्रेक्षक नीचे होता है और वो देखता ऊपर है, तो ये कोण निकालना होगा। अब नमन कोण का चर्चा होता तो ये कोण हम लोगों को निकालना पड़ता। चलिए, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है बुआ, तो हम लोगों को ये वाला कोण निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो है उसको मैंने थीटा मान लिया। ये थीटा हमको निकालना है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये प्रकाश स्रोत है, इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये थीटा हमको ज्ञात करना है। अब सोचिए, थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और बच गया जो भुजा, आधार होता है। आपको लंब मालूम है, आपको आधार मालूम है, आपको कर्ण मालूम भी नहीं है, अब मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। आपको तो थीटा निकालना है, आपको तो ये वाला एंगल पता करना है, तो आपको कर्ण से कौन मतलब है। अब 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है या अनुपात होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। आप सोचिए कि इस त्रिभुज में हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें जिसमें लंब और आधार का प्रयोग होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता है। तो मैं समझता हूं टेन थीटा। टेन थीटा होता है P/B। देखिए, यहाँ P भी आपको पता है और B भी आपको पता है, और इसी के हेल्प से आपका थीटा निकल जाएगा। तो मैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मैं टेन थीटा का प्रयोग कर रहा हूँ। टेन थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका 2√3 है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 2√3 हो गया। अब बेस, ये बेस है आपका 2 मीटर। 2 से 2 का कहानी खत्म हो गया, बचा टेन थीटा बराबर √3। √3 टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हैं तो टेन 60 डिग्री बराबर √3 होता है। अब तुलना करने पर टेन के जगह टेन, तो थीटा के जगह कितना, 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे उन्नयन कोण ज्ञात करना था, उन्नयन कोण मैंने थीटा माना था और थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, तो हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करता हूँ, समझते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्वागत है आप लोगों का। बहुत इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फिगर बनाना पड़ता है। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए, तो
बड़े प्यार से इसका फिगर हम खींचना सिखाते हैं। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है, मतलब एक झंडा है। तो चलिए मान लीजिए ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा मीनार, ठीक है। ये हो गया आपका 20 मीटर ऊंचा मीनार हो गया। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप, ए बी। चलिए अब 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। अब इसके ऊपर एक झंडा है, तो हम लोग झंडा को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। मान लीजिए कि बीसी ध्वज दंड है, ध्वज दंड है। चलिए फिगर ठीक ठाक चलिए बन रहा है। 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है प्यारे बच्चों। तो ए से लेकर बी तक आपका ध्वज, ए से लेकर बी तक आपका 20 मीटर ऊंचा मीनार हो गया। उसके ऊपर एक ध्वज दंड है, तब बी से लेकर सी तक ई झंडा है। होता है ना, बहुत आदमी अपने छत पर एगो झंडा खड़ा कर देता है, हर घर झंडा वाला योजना भी आया अभी। तो वही वाला बात समझ लीजिए कि 20 मीटर ऊंचा कोई घर है, उसके छत पर एक झंडा लगा हुआ है। अब जमीन पर आइए, एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ये पाद समझते हैं, ये पाद का मतलब होता है जो झंडा हुआ, ये मान लीजिए झंडा हुआ, तो इसका जो निचला हिस्सा हुआ यह पाद कहलाता है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है यह शिखर या सिरा कहलाता है। तो ध्वज दंड के पाद की बात कर रहा है, यानी ये आपका बीसी ध्वज दंड है, तो ये बी पॉइंट जो हुआ वह ध्वज दंड का पाद कहलाएगा, और सी पॉइंट जो है यह झंडा का ऊपरी हिस्सा है, तो यह शिखर कहलाएगा। तो अब जमीन पर एक बिंदु लेना है, तो चलिए जमीन पर एक बिंदु मैंने लिया, यहाँ ए था, बी था, सी था, तो ये हो गया डी। पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। हमने तो ए बी सी दिया है, चलिए अच्छा है। ए बी सी डी। अब कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु, तो जमीन पर एक बिंदु तो मैंने डी लिया। बिंदु से यानी डी से झंडा के पाद मिलाइए, ध्वज दंड के पाद को मिला दिया, एवं शिखर, देखिए पाद के बाद शिखर, तो शिखर को मिलाइए इसी बिंदु से, मिलाइए मिला दिया। चलिए उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए अब पाद वाला जो एंगल है, पाद वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है प्यारे बच्चों, और शिखर वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इस शिखर वाला देखिए, ये शिखर से जाकर मिला है कि नहीं, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का हुआ। ऐसे 60 डिग्री का एंगल तो बड़ा होगा ना, 45 डिग्री का तो छोटा होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि ये 60 डिग्री है और ये पूरा 45 डिग्री है, इतना भी तो आप लोग बउआ नहीं है। चलिए तो बात को समझ गए, तो यही फिगर आपको खींचना पड़ेगा। अब ध्वज दंड की ऊंचाई निकालना है, यानी आपको बी से सी तक का हाइट पता करना है। तो चलिए अब इस चित्र में हम लोग क्या क्या मानते हैं इसको आप लोग देखिए। माना ए बी जो है वह है क्या, 20 मीटर ऊंचा मीनार, 20 मीटर ऊंचा मीनार है प्यारे बच्चों। अच्छी बात। ए बी जो है वह 20 मीटर ऊंचा मीनार है, वाह रे वाह। उसके बाद बीसी जो है बउआ सा, बीसी जो है वह कथी है, तो ध्वज दंड यानी कि झंडा,
इसको हाइट निकालना है ना, तो इसको मान लो भैया 100 मीटर क्या जाता है, BC ध्वज दंड है और ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसको 100 मीटर हमने माना। उसके बाद A से लेकर D तक का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग AD को Y मीटर मान लेते हैं। चलिए अब हम एक बार त्रिभुज ADB का प्रयोग करेंगे, इसको लिख दीजिए, यहाँ पे Y मीटर मान लिया गया है। अच्छा, और एक बार त्रिभुज ADC का प्रयोग करेंगे, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, ये मन में टारगेट रखिएगा। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं। एक बार त्रिभुज ADB, भीतर वाला त्रिभुज ADB इस त्रिभुज में लेंगे, दूसरा बार ADC बड़े वाला त्रिभुज में लेंगे। तो अब दोनों त्रिभुज में हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। दोनों त्रिभुज में हम किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। कुछ बच्चा सवाल करता है कि सर आप tan थीटा ही क्यों लेते हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, आप sin थीटा भी ले सकते हैं, cos थीटा भी ले सकते हैं, tan थीटा भी ले सकते हैं, यह सवाल पर निर्भर करता है। अब ये क्वेश्चन में तो tan थीटा ही लेना पड़ेगा। अब कहिएगा सर क्यों, तो इसका कारण ये है कि देखिए लंब आपको मालूम है, आधार आपको मालूम नहीं है, उसको कुछ मान लिया गया है। इसमें कर्ण से कोई बहस ही नहीं है, ये कर्ण है, इस चित्र में कर्ण से हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम कर्ण से जब मतलब नहीं है तो साइन थीटा क्यों ले, कॉस थीटा क्यों ले, सेक थीटा क्यों ले, कॉसेक थीटा क्यों ले। या तो हम टैन थीटा का प्रयोग करेंगे या तो कॉट थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टैन थीटा में और कॉट थीटा में कर्ण नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में tan कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है भैया 20 और आधार है आपका y। और tan 45 डिग्री का मान 1 के बटा में कुछ न तो 1, यहाँ पे 20 बटा y, क्रॉस गुना करेंगे तो y बराबर 20, y बराबर 20। चलिए y का वैल्यू 20 निकल गया, लेकिन हमें y तो निकालना नहीं है, हमें तो ध्वज दंड BC का ऊंचाई निकालना है, जिसको हम लोग x मीटर मान लिए हैं। तो हमें तो x का मान निकालना है, y का मान निकालने से तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए अब इस साइड हम लोग आगे काम को बढ़ाते हैं। त्रिभुज ADC में अब हम लोग त्रिभुज ADC में बात करते हैं। त्रिभुज ADC में बात करते हैं तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण बनता है, देख लीजिए ठीक से। ADC ये कोण बन रहा है, DC में जाके टकरा रहा है ना ये, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो त्रिभुज ADC में हम tan 60 डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो tan थीटा, अब पूरा लंब बटा आधार, लंब है A से C तक, आधार तो दोनों त्रिभुज के लिए सेम है, तो लंब है आपका AC, तो लंब है आपका AC और आधार तो दोनों त्रिभुज के लिए AD ही है। तो यहाँ पर हम AD का प्रयोग कर रहे हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC। सोच लीजिए, सोचने का चीज़ है, सोच लीजिए AB प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए। और AD को आपने y माना है तो यहाँ y लिख दीजिए, √3 अपने जगह पर। AB का वैल्यू आप जान रहे हैं, AB का वैल्यू 20 मीटर, तो यहाँ AB की जगह 20 डाल दीजिए, प्लस BC, तो BC का वैल्यू आपने मान रखा है x, तो यहाँ पर x डाल दीजिए और बाटा के नीचे y है तो y रहेगा। इस √3 के बाटा में कुछ नहीं तो 1। मैथ में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
होता है कि नहीं होता है। तिरछा तिरछी गुना वही करने जा रहे हैं। 1 से 20 में गुना हुआ तो 20 प्लस 1 में x से गुना हुआ तो x, √3 में y से गुना हुआ तो √3y। y का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू कितना है भाई 20, तो डाल दो ना 20 प्लस x बराबर √3 इंटू वाई का वैल्यू 20, यानी x इक्वल टू 20 √3 अब प्लस 20 उधर गया तो क्या -20। अब आपका x निकल चुका है, अब आपका x निकल चुका है। आप चाहो तो यही आंसर लिख दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो कैसे बढ़ा सकते हो, 20 ले लो कॉमन तो बच जाएगा √3 - 1। अब इधर चलना है ना, फ्रेम से बाहर नहीं ना हुआ, √3 - 1 एकदम ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 20 इंटू √3 का मान याद है आपको, √3 का मान 3 का वर्गमूल कितना होता है 1.732। ये दशमलव के 3 स्थानों तक सही है। इसके आगे बहुत वर्गमूल निकलेगा भैया। ये √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल खत्म ही नहीं होता है, निकालते जाओ निकालते जाओ। तो हम लोग दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक अपना काम करके निपटा लेते हैं। तो चलिए -1 ठीक है। तो √3 का वैल्यू याद रखिएगा। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 3 1 और 4 के बीच में है तो इसका वर्गमूल भी 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसका मान 1.732 हुआ। तो आशा है कि इस चीज़ को आप सीख चुके होंगे 9th क्लास में। तो x बराबर 20 इंटू, अब 1.732 में 1 घटेगा तो 0.732 आएगा। अब x बराबर क्या हो गया बउआ, तो 20 गुना 732/1000। आशा है कि आपको दशमलव को उड़ाने आता होगा। दशमलव काटिए तो 1, दशमलव के बाद 3 गो अंक, तो 1 पर 3 गो 0। अब क्या करोगे बउआ, दिमाग लगाओ, 0 से 0 काटो, 100 बचा के रखो, 100 बचा के रखो। 100 से भाग देना बड़ा आसान काम है। दाहिना तरफ से 2 गो अंक गिन के दशमलव मार दो तो 100 से भाग हो जाता है। इसीलिए हम 1 0 से 1 0 काटे। अब 2 से 732 को गुना कर देंगे, तो 2 को 732 से गुना जब करेंगे तो 1464 होगा। सिंपल बात, 1464 होगा। अब बाटा में के है हो तो 100, और 100 से भाग देने का कला बताए हैं आपको। दाहिना तरफ से 2 अंक गिन के और दशमलव बैठा दीजिए तो 14.64 यानी 64, सॉरी, तो 14.64 मीटर आपका आ गया। तो x का मान निकल गया। x तो ध्वज दंड को माने थे, यानी कि यही हो गया आंसर। x निकल गया, और x तो हमने ध्वज दंड को माना था, ध्वज दंड की लंबाई को माना था। तो ध्वज दंड की लंबाई या ऊंचाई जो कहिए, लंबाई चाहे ऊंचाई एक ही चीज़ होता है, समझने का फर्क है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें सवाल को पढ़िए, फिगर खींचिए, फिगर आपका सही खींचा गया, उसके बाद अक्सर क्वेश्चन में tan थीटा का ही प्रयोग होता है। लगभग मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का जो होता है उसमें tan थीटा का ही प्रयोग होता है। वही आपका 10 से 20% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें sin थीटा और cos थीटा का प्रयोग होता है। तो बस धीरे धीरे आप क्वेश्चन को जब करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों sin थीटा, क्यों cos थीटा, क्यों tan थीटा। ऐसे मैंने बताने का प्रयास किया है कि जिसमें कर्ण से मतलब रहेगा, जिस त्रिभुज में कर्ण से मतलब रहेगा उसमें साइन कॉस का प्रयोग होगा, और जिसमें कर्ण से मतलब नहीं रहेगा उसमें tan थीटा का ही प्रयोग होना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच हम पेश करते हैं, तो देखते रहिए श्रीकांत सर का वीडियो। चलिए तो तीसरा सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का। एक आदमी नदी के एक किनारे खड़े होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर जाता है तब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और नदी की चौड़ाई भी ज्ञात करना है, और √3 जहां भी मिले तहाँ वैल्यू 1.732 का प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले फिगर खींचना है, फिगर खींचने के बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। तो चलिए भैया, एक आदमी नदी के एक किनारे खड़े होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार। तो इसमें सबसे पहले हम एक नदी खींचते हैं। ये नदी है भैया, ठीक है। नदी के एक किनारे, अब मान लीजिए कि ई वाला किनारा पर आदमी है, व्यक्ति है। यहाँ पे इसका नाम ए रखिए। ए वाला किनारा पर आदमी है और खड़े होकर देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित, तो दूसरा किनारा जो है वो है आपका बी, और दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार है। यानी मीनार कहाँ है? तो बी पर। तो चलिए भैया, बी पर आपका मीनार हो गया। चलिए बी को तनी आगे खसका दीजिए। चलिए, ये आपका मीनार हो गया साहब। ए बी आपका नदी हो गया और बी सी आपका मीनार हो गया। अब जैसे जैसे प्रश्न कहता है एक आदमी नदी के एक किनारे, तो ये नदी है आपका ए से लेकर बी तक। एक किनारे को मैंने ए मान लिया, यहाँ पे आदमी है, यहाँ से देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार। ये भैया जी हो गया क्या? मीनार। इस पे आप लिख दो मीनार। मीनार मतलब घर। चलिए, एक मीनार के शिखर का मतलब ऊपर वाला हिस्सा और पाद का मतलब नीचे वाला हिस्सा, याद रखिएगा। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा चलिए, तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री का एंगल है प्यारे बच्चों। अब फिगर में आगे बढ़ते हैं। जब वह का मतलब कौन? आदमी। जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर चला जाता है। अब नदी का किनारा तो यहाँ है, इससे दूर जाना है। इन्ने जाएगा तो गंगे जी में डूब जाएगा। इन्ने तो जाएगा नहीं। प्रश्न में कहा है नदी के किनारे से दूर जाना है भैया। तो चलिए दूर चलते हैं। डॉट डॉट से दिखाएं, इसको डॉट डॉट से दिखाएं। मान लीजिए 40 मीटर दूर जाने के बाद व्यक्ति ए से कहाँ पहुंच गया? बिंदु डी पर। कहाँ पहुंच गया बुआ? बिंदु डी पर पहुंच गया। बिंदु डी पर पहुंच गया। 40 मीटर, जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर जाता है, तो 40 मीटर दूर जाने के बाद वह किसी बिंदु डी पर पहुंचता है। चलिए, वहां से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब जब यहां से इस मीनार को देखता है तो कोण उसको 30 डिग्री प्राप्त होता है। अब हमें मीनार की ऊंचाई भी बताना है, और नदी की चौड़ाई भी बताना है। तो अब आपका ये तो ए से बी तक नदी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स महोदय। ए से लेकर बी तक नदी है जिसकी चौड़ाई बतानी है हमें। तो क्या करेंगे? मानेंगे कुछ? माना। इस चित्र में कौन क्या है लिख तो दिया हूं, लेकिन लिख भी देते हैं। माना ए से बी तक नदी की चौड़ाई है। नदी की चौड़ाई है बच्चों, ये नदी की चौड़ाई है जो कितना है? कितना है? कुछ मान लीजिए भैया, 1 मीटर मान लीजिए। और क्या करोगे? 1 मीटर हो गया ए से लेकर बी तक, ठीक है। ये 40 मीटर हो गया इतना, डी से लेकर ए तक।
और ए से लेकर बी तक x मीटर हो गया। चलिए, इस चित्र में ए बी आपका नदी की चौड़ाई है, ए बी नदी की चौड़ाई। उसके बाद बी से लेकर सी तक मीनार है, तो इस चित्र में बी से लेकर सी तक क्या है बुआ जी? मीनार की ऊंचाई, बीसी मीनार की ऊंचाई है। और मीनार की ऊंचाई का अंग्रेजी हाइट होता है, तो इसको h मीटर मान लो भैया। ये h हो गया आपका यहां से यहां तक, h मीटर। C से लेकर B तक, चाहे B से लेकर C तक, बात बराबर होता है, h मीटर हो गया। एगो बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो नज़दीक वाला कोण है वो बड़ा होगा और दूर वाला जो कोण है वह छोटा होगा। कभी कभी बउआ से की गलती कर देते हैं कि 60 डिग्री लिख देते हैं यहाँ और 30 डिग्री लिख देते हैं यहाँ। अगर ऐसा गलती आप करेंगे प्यारे बच्चों, तो बाकी कैलकुलेशन चेक करने से पहले ही शिक्षक महोदय आपके प्रश्न को उड़ा देंगे, क्योंकि जब फिगर गलती है तो सारा कैलकुलेशन सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों ये गलती ना करिएगा। जैसे जैसे आप इसके निकट पहुंचिएगा तो 90 डिग्री के करीब ना आ रहे हैं। ये मीनार जमीन पर सीधा खड़ा है, तो जमीन पर जब सीधा खड़ा है तो जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसे जैसे इससे हटेगा तैसे तैसे 90 डिग्री से कोण छोटा होता चला जाएगा। तो जितना दूर जाएगा उतना कोण छोटा होगा, इसलिए दूर वाला कोण छोटा और भीड़ वाला कोण बड़ा। तो 60 डिग्री पास में 30 डिग्री दूर में। ये गलती कहियो ना करो कि 60 डिग्री दूर में और 30 डिग्री पास में, कहानी हो जाएगा खत्म। तो बउआ सा ऐसा गलती नहीं करिएगा। आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर कितना कीमती है ये तो आप ही को पता होगा, महसूस कीजिएगा। चलिए, तो BC हो गया मीनार की ऊंचाई। अब A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो तो हम 40 मीटर लिखेंगे प्रश्न के मुताबिक। ऐसा प्रश्न में दिया है, देख लीजिए कि जब व्यक्ति 40 मीटर नदी के किनारे से कहाँ चला जाता है? दूर चला जाता है। अब हम एक बार त्रिभुज ABC में लेंगे और एक बार त्रिभुज DBC में लेंगे, और दोनों त्रिभुजों में हम tan का ही प्रयोग करेंगे। दोनों त्रिभुजों में हम tan का ही प्रयोग करेंगे। कहिएगा सर क्यों? क्योंकि हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। दोनों ही त्रिभुजों में हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है। और जिस सवाल में कर्ण से यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और जिस त्रिभुज में कर्ण से कोई मतलब नहीं होता है तो समझ जाइए कि उसमें आपको tan थीटा ही लगाकर क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा देना है। तो चलिए, नीचे और हम लोग लिख सकते हैं, अभी तो लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, तो आइए त्रिभुज ABC में, प्यारे बच्चों त्रिभुज ABC में यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें मैं ले रहा हूं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब है आपका बुआ जी BC, ठीक है, और आधार है आपका AB। चलिए, अब इस साइड आ जाइए। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और BC का वैल्यू आप देख लीजिए चित्र से, BC बराबर H आपने माना है। अब बाटा में AB का वैल्यू भी देख लीजिए आप X, तो यहाँ पर आप X लिख दीजिए। √3 के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। अब क्रॉस क्रॉस गुना कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो H बराबर, H में 1 से गुना हुआ और √3 में X से गुना हुआ, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मानकर इसी जगह स्टॉप हो जाते हैं। अब हम त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे हम लोग। tan 30 डिग्री, लंब वही है BC, लेकिन आधार BD है, आधार BD है। tan 30 डिग्री 1/√3 और BC आपका H है, और BD
x प्लस 40 है। सोचिए तो x प्लस 40 है, x प्लस 40 है। सोच पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। B D, आपको B से D तक जाना है ना, तो देखिए B से A तक जाएंगे तो x मीटर, A से D तक जाएंगे तो 40 मीटर, यानी B से D तक जाएंगे तो x प्लस 40 मीटर। हुआ कि नहीं हुआ? आशा है समझ गए होंगे भैया आप लोग, तनका दिमाग रखते हैं। √3h बराबर 1 में x से x और 1 से 40 में गुना हुआ 40। अब h का वैल्यू है √3x, बैठा दीजिए इसमें √3, h का वैल्यू यहाँ से √3x डाल दीजिए, बराबर x प्लस 40 है, रहेगा। चलिए एक लाइन और लिख दीजिए, √3 में √3 से गुना हुआ तो 3x और x प्लस 40। फ्रेम से बाहर तो हम लोग नहीं गए हैं। अब इधर आइए, 3x माइनस x इक्वल टू, ये प्लस x इधर आया तो माइनस x हुआ है। बुआ जी उधर 40 अपना जगह पकड़े हुए हैं। 3 गो x में 1 गो x निकाल दो तो 2 गो x बराबर 40 और 2 से 40 कट जाएगा, 20 बार में 20 मीटर। एगो आंसर तो आपका निकल चुका है। यानी नदी की चौड़ाई, आपने नदी की चौड़ाई x मीटर माना था तो x का मान तो 20 मीटर आ गया, तो आपका एक आंसर तो इसी जगह प्राप्त हो गया। अब आपको एक चीज और चाहिए, मीनार की ऊंचाई, यानी आपको h का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 का मदद ले लीजिए ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है कि h बराबर √3x, तो √3 और x का मान कितना आया 20, तो 20 √3, तो 20 √3 भी लिख के छोड़ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो √3 का मान दे दिया है। 1.732 नहीं देता तो इतने पर छोड़ सकते थे, लेकिन अब दे दिया है तो तनका विध बढ़ जाएगा। √3 का मान बैठाइए, 1.732 गुने 20। अब जब इसके दशमलव को उड़ाइएगा तो 1732, बाटा में कितना, तो 1000 गुना 20। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, 0 से 0 को काट देंगे और 1732 को 2 से गुना करेंगे। 1732 को तो कितना हो जाएगा, 1700 दूना 3400 और 32 दूनी 64, यानी 3464 और बाटा में 100 मीटर। 100 से भाग देना बड़ा आसान काम है। दहिना तरफ से 2 अंक गिन के और दशमलव मार दीजिए तो क्या हो जाएगा बउआ, 34.64 मीटर। ये आपका अगला आंसर हो गया। h का मान निकल गया जो कि मीनार की ऊंचाई हो गई, और x का मान निकल गया जो कि नदी की चौड़ाई हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो आपका डर बना हुआ था, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत हद तक आपका डर जो है रिलीज हो जाएगा। और डर रिलीज हो गया, इससे बढ़कर क्या बात है। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे भैया मन लगा के पढ़िए, आपके सारे सपने पूरा होंगे। एजुकेशन से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे अच्छा अस्त्र शस्त्र अगर है तो वह एजुकेशन है, वह शिक्षा है। और अगर आपका शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा तो फिर आपके जीवन का स्तर भी अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए श्रीकांत सर का इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज आपके मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आग्रह है आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और अच्छा वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और विद्वान बनिए, भारत माता का एक अच्छा सपूत बनिए। मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।